हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैक्स मांगा एक्सप्लेन में। आज हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं रेवरेंड इंसैनिटी का अगला एपिसोड। कहानी वही है, लेकिन हर दिन एक नया मोड़ लेकर आती है, तो बिना देर किए चलिए अब शुरू करते हैं आज की चैप्टर नंबर 516 से 520 तक। लाल बादल हवा में उमड़ रहा था, जिससे फैंग युआन को जैसे जलती हुई गर्मी महसूस हो रही थी। फैंग युआन एक चटाई पर पद्मासन में बैठा था, आंखें बंद और अपने मन से उस फायर क्लाउड को थामे हुए। समय हो गया। उसने भीतर ही भीतर समय का हिसाब लगाया और धीरे धीरे आंखें खोलीं। फिर उसने एक शराब का मटका निकाला। उस मटके में गहरा नीला तरल भरा था, जो समुद्र पर पड़ने वाले चांद के उजाले जैसा चमक रहा था। नीचे आओ, फैंग युआन ने हल्की आवाज में कहा, और हवा में तैरता फायर क्लाउड धीरे धीरे नीचे उतरा और पूरा का पूरा उस शराब के मटके में समा गया। एक पल के लिए आग और पानी के मिलते ही काला गाढ़ा धुआं उठने लगा। वो काला धुआं देखते ही देखते पूरे कमरे में फैल गया। फैंग युआन को तो अपने हाथ तक दिखाई नहीं दे रहे थे, जैसे वो किसी अंधेरी रात में बैठा हो। उसने मन को थोड़ा झटका और तभी शराब का मटका अचानक से एक खींचने वाली ताकत छोड़ने लगा, जिसने कुछ ही सांसों में सारा काला धुआं खींच लिया। कमरा फिर से रोशन हो गया और हवा में मीठी सी हल्की सी खुशबू रह गई। फैंग युआन ने बार बार उंगली झटकी और एक एक करके कई जीव मटका में डालता गया। मटका 2-3 मिनट तक जोर जोर से हिलता रहा, फिर धीरे से शांत हो गया। फैंग युआन ने मटके के अंदर झांका तो देखा कि उसमें काला सा कीचड़ भरा है। वे सारे गू जो उसने अंदर फेंके थे, आपस में पूरी तरह मिलकर एक अधूरा सा बना हुआ गू तैयार कर चुके थे, जो उस काले कीचड़ के बीच में छिपा हुआ था। उठो, फैंग युआन ने सावधानी से अपना प्राइमीवल एसेंस डाला। काले कीचड़ की सतह फट गई और उसमें से एक पतली नाजुक सी कोपल बाहर निकली। वो कोपल चमकीली हरी थी और इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि देखते ही देखते एक छोटा सा पौधा बन गई। वो छोटा पौधा आंखों के सामने मोटा होता गया और धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगा। इसके उलट शराब के मटके में भरा काला कीचड़ तेजी से घटने लगा। जब काला कीचड़ करीब 80% कम हो गया, तब वो छोटा पेड़ बढ़ना रुक गया। उसके ऊपर की शाखाएं आपस में सिमटकर ऐसे जुड़ गईं जैसे कोई हरी मुट्ठी कसी हुई हो। खुलो, फैंग युआन ने हल्के से पुकारा और साथ ही पेड़ में बहुत सा प्राइमीवल एसेंस डाल दिया। वो हरी मुट्ठी धीरे धीरे खुलने लगी और उसकी हथेली में एक जीव दिखाई दिया। इस गू का शरीर लंबा अंडाकार था और ऊपर गहरे भूरे रंग का कठोर कवच था। इसके सिर पर एक शानदार सा सींग था, जो इसे और भी मजबूत और भारी दिखा रहा था। इसके 4 जोड़े लंबे और ताकतवर पैर थे और पूरा शरीर चमकेदार धातु सा लुक दे रहा था। एक बार देखने से ही कोई भी समझ सकता था कि यह कोई साधारण जीव नहीं है। फैंग युआन की आंखों में खुशी की एक हल्की चमक उभर आई। ये वही ऑल आउट एफर्ट जीव था जिसे वो पहले 3 बार एडवांस करने में असफल रहा था और अब चौथी कोशिश में आखिरकार सफल हो गया। फैंग युआन ने ध्यान से निरीक्षण किया, रिफाइनमेंट से पहले और बाद की सारी बारीकियां देखते हुए। रैंक 3 ऑल आउट एफर्ट ग्यू के पास सिर्फ 3 जोड़े पैर होते थे, और क्योंकि वो सदर्न बॉर्डर से आया था, इसलिए उसे उस क्षेत्र की रोक टोक सहनी पड़ती थी और वह दबकर रैंक 2 की ताकत पर रह जाता था। रैंक 4 ऑल आउट एफर्ट ज्यू के पास 4 जोड़े पैर थे और आकार में भी वो बड़ा था, अपने रैंक 3 रूप से 2 गुना से भी ज्यादा बड़ा। और क्योंकि इसे नॉर्दर्न प्लेन्स में रिफाइन किया गया था, ये नॉर्दर्न प्लेन्स ज्यू बन चुका था और किसी भी तरह की सप्रेशन इसका असर नहीं कर रही थी, इसलिए ये असली रैंक 4 की ऑरा फैला रहा था। इस रैंक 4 ज्यू के मिलने से मेरी स्ट्रेंथ पाथ बैटल स्ट्रेंथ लगभग पूरी तरह वापस आ गई है। अब मुझे इसके रैंक 5 रेसिपी की तैयारी करनी होगी। अच्छा है कि अब मेरे पास ब्लेस्ड लैंड है, ट्रेजर येलो हेवन से जुड़ सकता हूं और लांग या ब्लेस्ड लैंड से भी कुछ संपर्क है। ऑल आउट एफर्ट ग्यू की रैंक 5 रेसिपी मिलने की उम्मीद है। फैंग युआन ने इस नए ऑल आउट एफर्ट ग्यू को अपने एपर्चर में रखा और कमरे को साफ करके लार्ज लिजर्ड हाउस ग्यू से बाहर निकल आया। बाहर का दृश्य बहुत उजला और सुंदर था। बहुत से जू मास्टर्स अनगिनत टेंटों के बीच इधर उधर भागदौड़ कर रहे थे, अपने अपने कामों में व्यस्त। कुछ सप्लाई कैंप्स जा रहे थे ताकि अपने जू वर्म्स बदल सकें, कुछ बैटलफील्ड साफ करके लौट रहे थे और कुछ डिफेंस की संरचनाएं बना रहे हैं। डोंगफैंग अलायंस आर्मी के साथ हुई ग्रेट बैटल को 8 दिन बीत चुके थे। इन 8 दिनों में हे ट्राइब की आर्मी ने बहुत धैर्य दिखाया, हर दिन बैटलफील्ड साफ किया, बैटल मेरिट्स का हिसाब रखा और घायलों का इलाज किया। इन गंभीर और विविध कामों ने आर्मी हायर अप्स को बेहद व्यस्त कर दिया था। हे लू लान की मेज पर पेपर वर्क के ढेर लगे थे। कनिंग जेंटलमैन पर भारी जिम्मेदारियां थीं। वो इतने काम में लगा था कि 3 दिन 3 रात तक सो भी नहीं पाया और उसका चेहरा कागज जैसा पीला पड़ गया था। हर ट्राइब लीडर भी दौड़ भाग में लगा था, अपनी अपनी ट्राइब के फायदे के लिए संघर्ष करता हुआ। ऊंचे पदों पर बैठे होने के कारण उनके अपने अपने कर्तव्य भी थे। इसी समय में जेग्वांग भी कई बार फैंग युआन से मिलने आया,
चाहता था कि फांग युआन जे ट्राइब के लाभ के लिए बाहर निकले, लेकिन फांग युआन ने उसे नज़रअंदाज कर दिया और मिलने से भी मना कर दिया। वो सिर्फ कल्टिवेट करने में मग्न रहा। इस दौरान वे इन डिमोनिक पाथ गू मास्टर्स जैसे मुक्त और बंधन रहित दिख रहे थे। अधिकतर उन पर कोई जिम्मेदारी नहीं आती थी, वे बस अपना ध्यान रखते थे। बैटल मेरिट्स चोरी न हुए हों इसकी जांच करते, फिर या तो अपने घाव ठीक करते या बैटल मेरिट से नए ग्यू वर्म्स लेते और आने वाले वॉर की तैयारी करते। इस दुनिया की ट्रीटमेंट एबिलिटीज अर्थ से कहीं ज्यादा ऊंची थीं। अर्थ पर हाथ पांव कट जाना मतलब स्थायी रूप से विकलांग होना। अगर उंगली कट जाए तो उसे तुरंत संरक्षित करके समय पर ट्रांसप्लांट करना पड़ता और फिर भी असफलता का खतरा रहता। लेकिन इस दुनिया में चाहे हाथ पांव पूरी तरह कट भी जाएं, हीलिंग वाले जू वर्म्स के असर से सीधे नए उग सकते थे। असल में जब तक जू मास्टर्स को कोई बहुत मुश्किल या जटिल इंजरी ना हो, वे ठीक हो सकते थे। इसलिए सिर्फ 8 दिनों में हे ट्राइब आर्मी के घायल सैनिकों की संख्या 80% तक कम हो गई थी, जिनमें से ज्यादातर फिर से लड़ने की क्षमता पा चुके थे। जैसे जैसे कोई सप्लाई कैंप्स के पास पहुंचता, उसे लोगों की और बड़ी भीड़ दिखाई देती। इन दिनों में बहुत बड़ी संख्या में जू मास्टर्स बैटल मेरिट्स लेकर यहां पहुंच रहे थे ताकि उन्हें सामान में बदल सकें। सप्लाई कैंप्स पूरे कैंप में सबसे ज्यादा व्यस्त जगह बन गए थे। उन्होंने 15 बड़े टेंट एक सीधी लाइन में लगाए थे और हर टेंट कम से कम 3.25 एकड़ में फैला हुआ था। 1000 से भी ज्यादा गू मास्टर्स वहां लोगों की सेवा में लगे थे। लेकिन फिर भी सप्लाई कैंप लोगों से अटा हुआ था और हर टेंट पूरी तरह भीड़ और शोर शराबे से भरा हुआ था। सबॉर्डिनेट ग्रीट्स लॉर्ड वुल्फकिंग, कृपया इधर आइए लॉर्ड। जब फैंग युएन सप्लाई कैंप पहुंचा, एक प्रोफेशनल महिला गू मास्टर मुस्कुराते हुए उसे एक गू हाउस की तरफ ले गई। जहां भी कोई संगठन होता है वहां ऊंच नीच, दर्जा और अलग अलग ट्रीटमेंट होना तय है। फैंग युआन पूरी आर्मी की ऊपरी श्रेणी में आता था, इसलिए उसे मिलने वाला ट्रीटमेंट भी आम लोगों से बिल्कुल अलग था। लॉर्ड वुल्फकिंग महान है, इस बैटल में आप बैटल मेरिट लिस्ट में पहले स्थान पर हैं। वो युवा और सुंदर महिला गू मास्टर ने श्रद्धा भरी नजर से फैंग युआन को एक स्क्रोल थमाया। फैंग युआन ने धीरे से स्क्रोल के दोनों सिरों को खोला और सबसे ऊपर चांगशान यिन लिखा देखा। उसके नाम के आगे बैटल मेरिट की संख्या थी, नॉर्दर्न प्लेन्स की भाषा में लिखे हुए अनेक अंकों की एक लंबी लाइन जो लाखों के बराबर थी। फैंग युआन ने बस सरसरी नजर डाली। इस दुनिया में बैटल मेरिट्स की गणना करना आसान था, क्योंकि यहां ऐसे बहुत सारे जीयू वर्म्स थे जो निगरानी कर सकते थे या छवियां पकड़ सकते थे। हर बड़ी बैटल में हर ट्राइब बड़ी संख्या में ऐसे ग्यू वर्म्स भेजती थी ताकि पूरी बैटल का रिकॉर्ड रखा जा सके। बैटल मेरिट्स की गणना के अलावा इनका मुख्य उद्देश्य अनुभव जुटाना, दुश्मन की असल जानकारी खोजना और अपनी पक्ष की कमियां समझना भी होता था। इसके अलावा कई गू मास्टर्स अपने अपने जू वर्म्स से अपनी व्यक्तिगत बैटल भी रिकॉर्ड करते थे। इन सब विवरणों और हर कोने की छवियों के साथ बैटल मेरिट्स को कई बार जांचा जाता था ताकि सही आंकड़े मिल सकें। फैंग युआन ने स्क्रोल आगे खोला। उसके नाम के नीचे हे लू लान था। उसके बैटल मेरिट्स 80,000 से ज्यादा थे। हे लू लान ने बैटल में दुश्मन के सबसे ताकतवर एक्सपर्ट डोंगफांग यूलियांग को रोके रखा। साथ ही उसने वे शिन, ई शुआन मिंग और वानशान को भी मार गिराया, जो 3 हार्ट्स कॉम्बिनेशन सोल के तहत थे, और मिक्स्ड बीस्ट ग्रुप का सफाया किया। यह अत्यंत बड़ा योगदान था। हे लू लान के नीचे वाटर डीमन हाओ जिलियू, वांग ट्राइब लीडर पानपिंग वगैरह थे, जिनके बैटल मेरिट्स 10,000 में थे। स्क्रोल में नीचे जाते हुए बैटल मेरिट्स कम होते जाते थे। टॉप 10 के बाद मेरिट्स सिर्फ 9,000 के आसपास रह जाते थे। टॉप 20 के बाद ये 7-8 हज़ार तक गिर जाते थे। स्क्रोल में कुल 106 लोगों के मेरिट्स दर्ज थे और अधिकांश के लगभग 3,000 के करीब थे। स्पष्ट था कि ये स्क्रोल सिर्फ सबसे ऊंचे बैटल मेरिट वालों की सूची थी। पूरी बैटल मेरिट लिस्ट उन 15 बड़े टेंटों में लगी हुई थी, जो डिफेंस वॉल्स जितनी बड़ी थी, और उन पर स्विमवर्ड ग्यू लगाए गए थे। इस वजह से उस विशाल सूची पर लिखे अक्षर समय समय पर चमकते रहते थे, बताते हुए कि बैटल मेरिट्स में कहां बदलाव हुए हैं। बैटल मेरिट्स का आंकड़ा बैटल शुरू होते ही गिना जाना शुरू हो गया था और इसे लगातार अपडेट किया जा रहा था। कुछ गू मास्टर्स बैटल मेरिट्स को गू वर्म्स में बदल लेते थे, जिससे उनके मेरिट्स घट जाते थे। कुछ के मेरिट्स आगे भी बढ़ते रहते थे, खासकर हीलिंग गू मास्टर्स के, जिन्हें वॉर के बाद अच्छा लाभ मिलता था। फैंग युआन ने स्क्रोल एक तरफ रख दिया। उस महिला गू मास्टर ने उसकी भाव भंगिमा पर नजर रखी हुई थी और उसी समय उसने एक जू वर्म आगे बढ़ाया। ये गू वर्म एक लेडी बग जैसा दिखता था, जिसका कैरेपेस चौकोर था, किनारे बाहर निकले हुए और बीच का हिस्सा खिड़की के फ्रेम की तरह अंदर धंसा हुआ। यह रैंक 4 ईस्ट विंडो ग्यू था, इंफॉर्मेशन पाथ का ज्यू, जो जानकारी संग्रहित करने के काम आता था। पहले लांगया ब्लेस्ड लैंड में जब फांग युआन ने 88 ट्रू यांग बिल्डिंग की जानकारी मांगी थी, तब लांगया लैंड स्पिरिट ने भी उसे एक ईस्ट विंडो गू दिया था।
फैंग युआन ने ईस्ट विंडो ग्यू को हाथ में लिया और उसमें अपना प्राइमीवल एसेंस डाला। ईस्ट विंडो गू हल्का सा चमका और एक विशाल मात्रा में जानकारी फैंग युआन के मन में उमड़ पड़ी। सामने बहुत सा सामान रखा हुआ था, हर तरह के पाथ के गू वर्म्स, जानवर, पेड़ पौधे, प्राइमीवल स्टोन्स, वेरिएंट मैन, गू रेसिपीज और न जाने क्या क्या। ये सारे सामान अलग अलग ट्राइब्स ने रखे थे और नियम के मुताबिक अलायंस लीडर होने के नाते हे ट्राइब को सबसे ज्यादा चीजें डालनी होती थीं, कुल सामान का आधा से भी ज्यादा। थोड़ी ही देर में फैंग युआन को इन चीजों में कई ऐसी वस्तुएं दिख गईं जिन्हें वो खरीदना चाहता था। हालांकि फैंग युआन लिटिल हू इमॉर्टल के जरिए ट्रेजर येलो हेवन से जुड़ सकता था, लेकिन ट्रेजर येलो हेवन में होने वाले लेन देन बड़े सेक्ट्स और क्लैंस के बीच होते थे, जहां करेंसी इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स होती थी। अभी की स्थिति में वो जगह फैंग युआन के लिए बिल्कुल ठीक नहीं थी। उधर ओल्ड मैन यानशी, जिस रहस्यमयी ताकत का प्रतिनिधित्व कर रहा था, वो फैंग युआन के फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल गू पर नजर गड़ाए बैठा था। अगर फैंग युआन अपनी ताकत बढ़ाने के लिए रैंक 5 गू खरीदना चाहता तो उसे नॉर्दर्न प्लेन्स के गू वर्म्स खरीदने ही पड़ते, और अगर उसने ऐसा किया तो ये बात उस विजडम पाथ गू इमॉर्टल के लिए एक मजबूत सबूत बन जाती। इसलिए अभी की हालत में सप्लाई कैंप ही फैंग युआन के लिए ट्रेजर येलो हेवन से कहीं बेहतर जगह थी। फैंग युआन मन ही मन सोचने लगा, मेरे स्ट्रेंथ पाथ वाले ग्यू वर्म्स में ऑल आउट एफर्ट ग्यू तो रैंक 4 तक बढ़ चुका है और नॉर्दर्न प्लेन्स के हिसाब से ढल भी गया है, लेकिन अभी भी मेरे पास रैंक 3 स्ट्रेंथ क्यूई गू, तुसीता फ्लावर, प्राइमीवल एल्डर गू, सेल्फ रिलायंस गू और रैंक 4 बिटर स्ट्रेंथ, एक्सपेंड स्ट्रेंथ गू और चार्जिंग क्रैश गू हैं। ये सारे सदर्न बॉर्डर के हैं और नॉर्दर्न प्लेन्स में रीजन सप्रेशन झेल रहे हैं। इस सप्रेशन को हटाने के लिए मुझे इन ज्यू को नॉर्दर्न प्लेन्स में ही रिफाइन करके ऊंची रैंक पर ले जाना होगा, लेकिन ऐसा करना बहुत भारी निवेश हो जाएगा। ज्यू रिफाइनमेंट में हमेशा असफलता की संभावना रहती है। फैंग युआन रिफाइनमेंट पाथ में लगभग मास्टर लेवल का हुनर रखता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो असफलता से मुक्त था। जिस रैंक 4 ऑल आउट एफर्ट जीयू को उसने रिफाइन किया, वो कई बार असफल होने के बाद ही सफल हुआ था। नॉशियस क्राइंग बेबी ग्यू को रिफाइन करने की कोशिश उसने 10 बार से भी ज्यादा की, लेकिन फिर भी वो ग्यू रिफाइन होकर सफलता में नहीं बदला। जीयू की रैंक जितनी ऊंची होती है, असफलता का चांस उतना ही ज्यादा होता है। खासकर रैंक 5 जीयू उन्हें रिफाइन करना बेहद कठिन होता है। आमतौर पर उनकी सफलता की संभावना 1000 में 1 से भी कम होती है। बिटर स्ट्रेंथ गू, एक्सपेंड स्ट्रेंथ गू और चार्जिंग क्रैश गू को रैंक 5 तक बढ़ाना बहुत बड़ा काम था। फैंग युआन को इसके लिए ढेर सारी मटेरियल्स और गू वर्म्स खर्च करने पड़ते। इसी वजह से आमतौर पर सिर्फ वही गू इमॉर्टल्स जिनके पास ब्लेस्ड लैंड्स होते, इतनी पूंजी जुटाकर पूरा रैंक 5 ग्यू का सेट बना पाते थे। मॉर्टल्स के लिए तो ऐसी कीमत उठाना बेहद मुश्किल था। इसीलिए मॉर्टल वर्ल्ड में बहुत से रैंक 5 ज्यू मास्टर्स के पास एक भी रैंक 5 ज्यू नहीं होता था। सिर्फ हे लू लैन और डोंग फैंग यू लियांग जैसे लोग, जिन्हें एक बड़े फोर्स का सहारा मिलता था, उनके पास 1-2 रैंक 5 ज्यू होते। ईस्ट विंडो ग्यू द्वारा दी गई जानकारी में रैंक 5 ग्यू में बस एक डार्क पाथ ग्यू था जिसे बैटल मेरिट्स देकर लिया जा सकता था। मेरे एंस्लेवमेंट पाथ के गू चांगशान यिन से आए हैं, लगभग सारे रैंक 4 हैं। इन्हें जल्द रैंक 5 बनाना बेहद मुश्किल है, इसलिए मुझे पहले से ग्यू रेसिपीज इकट्ठा रखनी होंगी ताकि जरूरत पड़े तो काम आए। जहां तक स्ट्रेंथ पाथ ग्यू की बात है, ये सदर्न बॉर्डर के हैं। इन्हें रिफाइन करने से अच्छा है कि मैं इन्हें सीधे खरीद लूं। आखिर ये मेरे वाइटल ज्यू नहीं है, रिफाइनमेंट फेल हुआ तो ये नष्ट हो जाएंगे, और फिर से रिफाइन करना हुआ तो मुझे इन्हें फिर से जुटाना पड़ेगा। फैंग युआन की योजना वही थी जो आने वाले ट्रबल टाइम में बाहरी रीजन्स के बहुत से गू मास्टर्स समझदारी से चुनते थे। उसने अपना फैसला कर लिया। सामान की सूची में रैंक 5 ज्यू तो बस एक था, लेकिन रैंक 4 गू बहुत थे, जैसे बिटर स्ट्रेंथ गू, तुसीता फ्लावर और प्राइमीवल एल्डर गू। लेकिन चार्जिंग क्रैश ग्यू नहीं था। इसलिए फैंग युआन को अगला बेहतर विकल्प चुनना पड़ा। उसने रैंक 3 के 2 जोड़े लिए, हॉरिजॉन्टल चार्ज ग्यू और वर्टिकल क्रैश ग्यू, ताकि बाद में खुद इन्हें फ्यूज कर सके। सेल्फ रिलायंस गू तो स्ट्रेंथ पाथ गू मास्टर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच था और काफी रेयर भी। हे ट्राइब की इतनी बड़ी गुड्स लिस्ट में सिर्फ एक सेल्फ रिलायंस गू था, लेकिन वो भी रैंक 2 का था, जो फैंग युआन के गू से भी नीचे था। रैंक 3 सेल्फ रिलायंस ग्यू की कीमत 40-45 हजार प्राइमीवल स्टोन्स तक पहुंच जाती, यानी लगभग 4500 बैटल मेरिट्स। रैंक 4 सेल्फ रिलायंस ग्यू की कीमत तो रैंक 5 ग्यू के बराबर होती, और ऐसे ग्यू एक्सचेंज लिस्ट में बहुत ही कम दिखाई देते। फैंग युआन ने सोचा विचार किया और वो रैंक 2 सेल्फ रिलायंस ग्यू भी खरीद लिया। अगर सच में कोई और रास्ता नहीं मिला तो उसे इसे रिफाइन करने की कोशिश करनी पड़ेगी। जब सेल्फ रिलायंस ग्यू की हालत ऐसी है तो स्ट्रेंथ क्यूआई ग्यू की तो बात ही छोड़ो।
स्ट्रेंथ क्यूआई जू तो मॉर्टल मार्केट से पहले ही गायब हो चुका था, और फैंग युआन को जो स्ट्रेंथ क्यूआई जू मिला था वो भी उसने रैंक 4 एटमॉस्फेयर जू को उल्टा रिफाइन करके प्राप्त किया था। लेकिन एटमॉस्फेयर ग्यू तो रैंक 4 था, और वैसे भी ये कोई मेन स्ट्रीम ग्यू नहीं था, ऊपर से बहुत रेयर भी था। अगर फैंग युआन को स्ट्रेंथ क्यूआई जू चाहिए होता तो उसके पास बस एक ही तरीका था नॉर्दर्न प्लेन्स का एटमॉस्फेयर जू लेना और उसे रिवर्स रिफाइन करके रैंक 3 स्ट्रेंथ क्यूआई जू बनाना। लेकिन अब उसकी कल्टिवेशन रैंक 5 की थी। रैंक 3 स्ट्रेंथ क्यूई ग्यू उसके काम का नहीं रहा। रैंक 3 ग्यू से उसे अब बहुत ही थोड़ी मदद मिलती। जब एक्सपेंड स्ट्रेंथ ग्यू नहीं है तो ठीक है, आखिर ये जीयू स्ट्रेंथ पाथ को रोकने के काम आता है और इसके उपयोग भी बेहद कम है। लेकिन अगर स्ट्रेंथ क्यूई जू नहीं हुआ तो हालत सच में खराब हो जाएगी। मेरे पास लॉन्ग रेंज अटैक का तरीका ही नहीं बचेगा और मैं वही मुश्किल झेलूंगा जिसका सामना अभी के स्ट्रेंथ पाथ ग्यू मास्टर्स करते हैं। स्ट्रेंथ क्यूई जू भले कोर गू ना हो, लेकिन स्ट्रेंथ पाथ गू मास्टर्स के लिए यह बेहद जरूरी था। तो अभी मेरे पास बस यही रास्ता है कि मैं स्ट्रेंथ क्यूआई जू के रैंक 4 और रैंक 5 रेसिपीज जुटाऊं। क्यूई पाथ तो पहले ही खत्म हो चुका है। ट्रेजर येलो हेवन में रेसिपीज मिलती हैं, पर उनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। शायद मेरी सबसे बड़ी उम्मीद लांग्या ब्लेस्ड लैंड में ही है। लेकिन लांग्या लैंड स्पिरिट से निपटना आसान नहीं। रेसिपी लेनी हो तो बड़ा भारी मूल्य चुकाना पड़ेगा। फांग युआन इसी समस्या को लेकर अंदर ही अंदर परेशान था कि अचानक उसे एहसास हुआ, अरे गलत सोच रहा हूं। उसके मन में हल्की सी झटका सी लगी। भले स्ट्रेंथ पाथ में मेरे पास लॉन्ग रेंज अटैक नहीं है, लेकिन मेरा एनस्लेवमेंट पाथ इसे पूरा कर सकता है। अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। मेरे पास 2 एपर्चर्स हैं। मैं एनस्लेवमेंट और स्ट्रेंथ पाथ दोनों कल्टिवेट कर रहा हूं। ये दोनों एक दूसरे को पूरा कर सकते हैं। फैंग युआन की सोच एकदम साफ हो गई। हालांकि वो पुनर्जन्म पाया हुआ था और बहुत ही सावधान तथा सोच समझकर काम करने वाला था, फिर भी कभी कभी पुरानी आदतों वाली सोच उस पर हावी हो जाती थी। पिछले जीवन में उसके पास बस एक एपर्चर था और उसने दूसरे पाथ्स को छुआ जरूर था, लेकिन वह ज्यादातर तब हुआ जब वो ग्यू इमॉर्टल बना। मगर अब इस जीवन में वो मॉर्टल रहते हुए ही 2 पाथ्स कल्टिवेट कर रहा था। एनस्लेवमेंट पाथ के गू मास्टर्स को सबसे ज्यादा डर बेहेडिंग द लीडर टैक्टिक्स का होता है, और स्ट्रेंथ पाथ से मैं इसकी रक्षा कर सकता हूं। उल्टा स्ट्रेंथ पाथ की कमजोरी को मैं एनस्लेवमेंट पाथ से भर सकता हूं। स्ट्रेंथ क्यूआई जीयू की तो मुझे अब जरूरत ही नहीं। 2 पाथ्स एक साथ कल्टिवेट करने की वजह से स्ट्रेंथ पाथ ग्यू मास्टर्स की ये आम समस्या उसके लिए आसानी से हल हो गई। इसके बाद फैंग युआन ने अपने बैटल मेरिट से बहुत सारे स्पेस पाथ ग्यू और भारी मात्रा में ग्यू रिफाइनमेंट मटेरियल खरीद लिए। ये स्पेस पाथ ग्यू और मटेरियल्स उसके लुओपो वैली में प्रवेश की तैयारी के लिए थे। थीविंग हेवन डीमन वेनरेबल ने उस समय लुओपो वैली को सील किया था। अगर किसी को अंदर जाना होता तो आम तरीकों से जाना मुमकिन नहीं था। उसके लिए रैंक 5 ओपन डोर ग्यू जरूरी था। ओपन डोर ग्यू किस्मत वाले लोगों को लुओपो वैली में प्रवेश करने देता था, लेकिन रास्ता बंद करने के लिए रैंक 5 क्लोज डोर ग्यू रिफाइन करना जरूरी था, ताकि पैसेज बाहर न खुल जाए और दूसरे लोग अंदर न घुस सकें। लॉर्ड वुल्फ किंग ने तो सच में इतने सारे स्ट्रेंथ पाथ ग्यू और स्पेस पाथ ग्यू एक्सचेंज कर लिए, और साथ में इतनी बड़ी मात्रा में ग्यू रिफाइनमेंट मटेरियल्स भी। फैंग युआन जो सामान लेना चाहता था, उसे देखकर उस फीमेल गू मास्टर के मन में गहरा आश्चर्य पैदा हुआ। स्ट्रेंथ पाथ ग्यू लेना तो फिर भी समझ में आता था। आखिर स्ट्रेंथ पाथ भले गिरावट पर हो, लेकिन यह प्राइमीवल एसेंस कम खर्च करता है। अगर कभी प्राइमीवल एसेंस खत्म होने की कगार पर पहुंच जाए तो स्ट्रेंथ पाथ एक जू मास्टर का अंतिम सहारा बन सकता था। इसी वजह से नॉर्दर्न प्लेन्स में जहां लगातार बैटल होती रहती थी, लगभग हर गू मास्टर कुछ स्ट्रेंथ पाथ गू जरूर कल्टिवेट करता था। लेकिन लॉर्ड वुल्फ किंग इन स्पेस पाथ ग्यू का क्या करने वाले हैं? शायद वो स्पेस पाथ ग्यू को खुद की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हों। आखिर एनस्लेवमेंट पाथ गू मास्टर्स को अक्सर बिहेडिंग लीडर टैक्टिक्स से रोका जाता है, और ये इतनी भारी मात्रा में गू रिफाइनमेंट मटेरियल्स, क्या लॉर्ड वुल्फ किंग को रिफाइनमेंट पाथ में दिलचस्पी है, या शायद वो कोई बिल्कुल नया एनस्लेवमेंट पाथ गू रिसर्च कर रहे हों? फीमेल ग्यू मास्टर के मन में लाखों सवाल थे, लेकिन उसने एक भी जाहिर नहीं किए। उसे अच्छी तरह पता था कि किसी जू मास्टर के निजी रहस्यों को लेकर अचानक सवाल पूछना बहुत बड़ी बेअदबी मानी जाती है। इसलिए उसने चेहरे पर कोई उत्सुकता नहीं दिखाई और बस चुपचाप एक्सचेंज की प्रक्रिया पूरी करने में लगी रही। कुछ ही देर में फैंग युआन ने देखा कि बैटल लिस्ट में उसके बैटल मेरिट्स आधे से भी ज्यादा कम हो गए हैं और वो सीधे पहले स्थान से नीचे गिर गया। लॉर्ड वुल्फ किंग, आपने जो सामान एक्सचेंज किया है वो आज ही आपको एक एक करके भेज दिया जाएगा और सुबह होने से पहले सब पूरी तरह पहुंच जाएगा, फीमेल गू मास्टर ने धीमी आवाज में कहा। फैंग युआन ने सिर हिलाया और जाने ही वाला था कि उसी महिला ने धीरे से कहा, लॉर्ड वुल्फ किंग, जरा रुकिए। यहाँ एक जीयू रेसिपी है जो आपके लिए बेहद उपयुक्त है। लॉर्ड ट्राइब लीडर ने खास तौर पर मुझे कहा था कि इसे आपके लिए संभाल कर रखूं।
हूँ। फैंग युआन की आंखों में हल्की चमक दौड़ गई। अनुमान लगाने की भी जरूरत नहीं थी, ये फीमेल गू मास्टर निश्चित रूप से हे ट्राइब की ही थी। सप्लाई कैंप जैसी महत्वपूर्ण जगह पर हे लू लैन उसी पर भरोसा कर सकता था जो उसके अपने लोग हों। फीमेल गू मास्टर की बात सुनकर फैंग युआन समझ गया कि ये हे लू लैन की तरफ से उसकी ओर एक गुडविल है। बहुत संभव था कि हे शू यी के खतरे के समय भाग जाने पर फैंग युआन ने जो उदारता दिखाई उससे प्रसन्न होकर हे लू लैन ये एहसान चुपचाप लौटा रहा हो। फैंग युआन की दिलचस्पी तुरंत बढ़ गई। उसने विवरण समझने के बाद पाया कि ये जीयू रेसिपी सच में उसके लिए बहुत उपयुक्त थी। यह लर्किंग सोल कोट ग्यू की रेसिपी थी। लर्किंग सोल कोट जीयू का सिर्फ एक ही गुण था, ये सोल की फ्लक्चुएशंस को पूरी तरह ढक देता था। पहले फैंग युआन बैटलफील्ड के एक कोने में छिपकर ही वुल्फ ग्रुप को मोबिलाइज करता था ताकि उसकी सोल फ्लक्चुएशंस पकड़ी न जाएं। इस वजह से वो अपनी पूरी ताकत से उन्हें नियंत्रित भी नहीं कर पाता था। लेकिन इस गू को पाने के बाद वो अपनी सोल फ्लक्चुएशंस को पूरी तरह छिपा सकता था और छिपे रहते हुए पूरे जोर से वुल्फ ग्रुप को मोबिलाइज कर सकता था। ये गू रेसिपी रैंक 1 से लेकर रैंक 5 तक पूरी तरह शामिल करती थी, इसलिए इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। फैंग युआन ने अपने बचे हुए सारे बैटल मेरिट्स लगा दिए और बड़ी मुश्किल से इसे हासिल कर पाया। उसने जीयू रेसिपी को एक बार ऊपर से पढ़ा और देखा कि इसका रिफाइनमेंट मुश्किल नहीं है, लेकिन रिफाइनमेंट प्रोसीजर्स की संख्या बहुत ही ज्यादा है। ऊपर से खर्च भी कम नहीं था, खासकर एक प्रोसीजर में तो बड़ी मात्रा में फ्रेश बीस्ट स्किन्स ग्यू रिफाइनमेंट मटेरियल्स के रूप में उपयोग करनी पड़ती थी। ट्राइब लीडर ने खुद कहा है कि अगर लॉर्ड वुल्फ किंग को रिफाइनमेंट बहुत मुश्किल लगे तो आप रिफाइनमेंट पाथ के जू मास्टर्स से भी इसे रिफाइन करवा सकते हैं, बस बराबर के बैटल मेरिट्स उन्हें दे दीजिए। और अगर लॉर्ड वुल्फ किंग के बैटल मेरिट्स कम पड़ जाएं तो आप 5 लाख उधार भी ले सकते हैं, फीमेल गू मास्टर ने सही समय पर सलाह दी। नॉर्मल समय में तो प्राइमीवल स्टोन्स ही करेंसी होते थे, लेकिन बैटल के दौरान क्योंकि गू मास्टर्स प्राइमीवल एसेंस को रिस्टोर करने में, नए गू रिफाइन करने में और दूसरे कामों में प्राइमीवल स्टोन्स की भारी मात्रा खर्च कर देते थे, इसलिए वो स्केर्स हो जाते थे। ऐसे समय में बैटल मेरिट्स ही करेंसी की तरह इस्तेमाल किए जाते थे। ये सिर्फ नॉर्दर्न प्लेन्स में ही नहीं, सदर्न बॉर्डर और दूसरे रीजन्स में भी यही नियम था। बैटल मेरिट्स उधार देना आम लोगों को मिलने वाली सुविधा नहीं थी, लेकिन फैंग युआन पूरा हे ट्राइब आर्मी की कुल बैटल स्ट्रेंथ को अकेले ही ऊपर उठा सकता था, इसलिए हे लू लैन उसके लिए ऐसे विशेष इंतजाम करने में बेहद खुश था। फैंग युआन ने सिर हिलाया और वहीं पर 5 लाख बैटल मेरिट्स उधार ले लिए। इसके बाद उसके बैटल मेरिट्स नेगेटिव में चले गए और वो सीधे बड़े बैटल मेरिट लिस्ट में सबसे नीचे पहुंच गया। 15 बड़े तंबुओं में मौजूद जू मास्टर्स ने यह दृश्य देखते ही हैरानी से आवाजें निकाल दी। बैटल मेरिट लिस्ट, जो डिफेंस वॉल्स जितनी बड़ी थी, उसमें स्कारलेट रंग में लिखा हुआ नेगेटिव 5 लाख बेहद चौंकाने वाला लग रहा था। पहले स्थान से आखिरी स्थान तक गिर जाना, इतना भारी अंतर देखकर हर कोई दंग रह गया। कुछ समय तक शोरगुल होता रहा, फिर धीरे धीरे शांत होने लगा। वुल्फ किंग की स्ट्रेंथ और स्टेटस देखकर सभी बिना बोले ही इस सच्चाई को मानने पर मजबूर हो गए। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वुल्फ किंग की तरफ से आए कई नए असाइनमेंट्स ने शांत होती भीड़ को फिर से शोर में बदल दिया। कामों में शामिल था वुल्फ्स पकड़ना, सोल्स इकट्ठा करना, वुल्फ स्किन्स उतारकर उन्हें प्रोसेस करना और साथ ही बड़ी संख्या में ज्यू रिफाइनमेंट वाले काम। इन कामों को पूरा करने पर उन्हें ढेर सारे बैटल मेरिट्स मिलने वाले थे। इन असाइनमेंट्स ने देखते ही देखते सबकी उत्सुकता को तेज कर दिया। अगले कुछ दिनों तक फैंग युआन लगातार कल्टिवेट करता रहा और उसका ध्यान पूरी तरह स्ट्रेंथ पाथ पर ही टिका रहा। टर्टल जेड वुल्फ स्किन ग्यू होने की वजह से उसका शरीर और ज्यादा ताकत सहन कर पा रहा था। कुछ दिन बाद फैंग युआन की स्ट्रेंथ पाथ ने सोजुन स्ट्रेंथ की सीमा तोड़ दी और वो अब तक लगातार 10,000 रैंक 1 लर्किंग सोल कोड गू प्राप्त कर चुका था। लेकिन रैंक 5 तक पहुंचने के लिए ये मात्रा अब भी बहुत कम थी। हे ट्राइब की आर्मी ने 1 हफ्ते तक आराम किया, खुद को व्यवस्थित किया और फिर कैंप हटाकर डोंगफैंग ट्राइब की डिफेंस लाइन की ओर बढ़ने लगी। और युद्ध दोबारा शुरू हो गया। डोंगफैंग यू लियांग ने ऊंची और मजबूत डिफेंस वॉल्स का सहारा लेकर कड़ी रक्षा की और अपनी लगातार चतुर योजनाओं के दम पर वो लड़ाई को काफी देर तक खींचता रहा, जिस कारण हे ट्राइब को बहुत परेशानी उठानी पड़ी। लेकिन पहले युद्ध में बने बड़े अंतर को पूरा कर पाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। डोंगफैंग आर्मी की 5 डिफेंस लाइन्स को हे ट्राइब ने एक एक करके तोड़ डाला। आखिर में डोंगफैंग आर्मी पीछे हटकर अंतिम डिफेंस लाइन काओफू के केंद्रीय इलाके में जा पहुंची और वहां हे ट्राइब ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। डोंगफैंग यू लियांग, तुम पूरी तरह घिर चुके हो। तुम्हारी हार अब तय है। समझदार वही होता है जो हालात को समझकर फैसले ले। अगर तुम सरेंडर कर दोगे तो मेरी आर्मी में मेन मिलिट्री एडवाइजर की जगह अब भी तुम्हारी रहेगी। ऊंचे खड़े ट्विन हेडेड राइनो पर सवार हे लू लैन की गूंजती हुई आवाज पूरे बैटलफील्ड में फैल गई।
हे लू लान की सबमिशन वाली पेशकश सुनकर डोंगफांग यूलियांग कुछ देर के लिए चुप हो गया। वो ऊंची डिफेंस वॉल्स पर खड़ा था। सामने काले रंग की दुश्मन आर्मी फैली हुई थी। हवा उसके बालों से खेल रही थी और उसके कपड़े हवा में हल्के से लहरा रहे थे। उसने धीरे से एक लंबी सांस छोड़ी। भले ही उसके पास अनगिनत शानदार योजनाएं थीं और अपनी प्रिडिक्शंस के दम पर वो हमेशा पहल बनाए रखता था, लेकिन दोनों पक्षों के बीच का फर्क बहुत ज्यादा था। आखिरकार बात यहां तक आ पहुंची। विजडम पाथ अजेय नहीं थी। इतिहास में अनगिनत गू मास्टर पाथ्स और स्टाइल रहे थे, यहां तक कि क्यूआई पाथ और स्ट्रेंथ पाथ भी, जो एक समय पर सबसे ज्यादा हावी थे, वे भी बाकी पाथ्स को खत्म नहीं कर पाए और न ही गू मास्टर वर्ल्ड का इकलौता रास्ता बन सके। हर पाथ की अपनी खूबियां होती हैं और अपनी कमजोरियां भी, खासकर जब गू मास्टर पाथ्स पूरी तरह रिसोर्सेज पर आधारित हों। समय बदलने पर, माहौल बदलने पर, जब कल्टीवेट करने के लिए जरूरी रिसोर्सेज कम पड़ने लगते हैं, उस पाथ की ताकत और ऊर्जा भी कम होने लगती है। इतिहास को जानने वाला कोई भी ज्यू मास्टर जानता है कि रिवर ऑफ टाइम में कितने पाथ्स हमेशा के लिए दफन हो चुके हैं। इसी बात को देखें तो विजडम पाथ इमेमोरियल ईरा से लेकर आज तक लोकप्रिय रहा है। लोग कम रहे, लेकिन फिर भी ये पाथ इतना पुराना और स्थापित है कि इसे इंडिपेंडेंट कहा जा सकता है। इस दुनिया में कोई भी पाथ इनविंसिबल नहीं, सिर्फ गू मास्टर्स इनविंसिबल हो सकते हैं। लेकिन सच में इनविंसिबल होना, इतिहास में सिर्फ 10 लोग ही ये मुकाम पा सके। डोंगफांग यूलियांग तो बस एक रैंक 5 विजडम पाथ गू मास्टर था। मॉर्टल रेल्म के शिखर पर होने के बावजूद वो इनविंसिबल होने से बहुत दूर था। हालांकि उसने खुद अपनी किलर मूव 7 स्टारलाइट बनाई थी, लेकिन उसकी प्राइमीवल एसेंस की खपत इतनी ज्यादा थी कि उसे लंबे समय तक जरा भी सस्टेन नहीं किया जा सकता। हे ट्राइब जैसी विशाल शक्ति के सामने वो अपने आप को पहले ही ओवरपावर्ड और नंबर्स में दबा हुआ महसूस कर रहा था। अगर मैं एनस्लेवमेंट पाथ गू मास्टर होता तो शायद हालात को संभालने का एक मौका मिलता, लेकिन एनस्लेवमेंट पाथ को भी लीडर को मारने की टैक्टिक से हमेशा डरना पड़ता है। वुल्फ किंग चांगशान यिन तक अकेले बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता, अपने वुल्फ्स को मुख्य ट्रूप से दूर ले जाने का रिस्क नहीं लेता। इसलिए सिर्फ गू इमॉर्टल बनकर ही कोई इंसान मॉर्टल वर्ल्ड के ऊपर राज कर सकता है। डोंगफांग यूलियांग ने मन ही मन आह भरी। उसी समय वाटर डीमन हाओ जिलियू बैटल में आगे आया। विंड डीमन, बाहर आ और मरने के लिए तैयार हो, उसने जोर से अपने दुश्मन को पुकारा। विंड डीमन गुस्से से दहाड़ उठा। हाओ जिलियू, ज्यादा अकड़ मत दिखा। इतना कहकर वो डिफेंस वॉल से कूद पड़ा। बीच हवा में ही उसने अपना जीयू एक्टिवेट कर दिया। उसके साथ ही 2-4 पत्तों वाली विंड ब्लेड्स बनी और तेजी से आगे की ओर दाग दी गईं। तेरे पास पुराने हथकंडों के अलावा कुछ है ही नहीं। वाटर डीमन हंस पड़ा। वो उन्हें चकमा देने के बजाय सीधा उनकी ओर भिड़ गया। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। वाटर और विंड डीमंस पहले भी दर्जनों बार लड़ चुके थे, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते थे। इसलिए जैसे ही उनकी टक्कर शुरू हुई, लड़ाई सीधे अपने चरम पर पहुंच गई। दोनों तरफ से विंड ब्लेड्स और वाटर बुलेट्स आसमान में उछल रहे थे, बीच हवा में एक दूसरे से टकराकर धमाके के साथ फट रहे थे। विंड डीमन के वार तेज चीरने वाले और दूरी बनाए रखते हुए मारने वाली शैली के थे, जबकि वाटर डीमन सीधे सामने से हमला करता था, ताकत के साथ दुश्मन को दबाता हुआ। दोनों ही एक से बढ़कर एक पुराने और स्थापित योद्धा थे। जब वे आमने सामने भिड़े तो उनकी ताकत खुलकर सामने आई। लड़ाई एकदम बराबर की थी, आसानी से फैसला नहीं होने वाला था। दोनों आर्मीज के गू मास्टर्स की निगाहें इन्हीं दोनों पर टिक गई थीं। रैंक 4 गू मास्टर की ताकत सबको पता थी, लेकिन अब उन्हें देखकर फिर भी सबके मन में डर और बेचैनी भर गई। कुछ देर बाद धीरे धीरे वाटर डीमन बढ़त हासिल करने लगा। विंड डीमन की हालत अच्छी नहीं थी। कई बार गू मास्टर की शक्ति हालत और माहौल के हिसाब से ऊपर नीचे होती है, और अभी वही हो रहा था। लड़ाई का परिणाम लगभग साफ दिख रहा था। हे ट्राइब की भारी घेराबंदी में फंसे डोंगफांग ट्राइब के योद्धाओं का मनोबल टूट चुका था। विंड डीमन भी उसी असर से कमजोर पड़ रहा था। बराबरी के प्रतिद्वंद्वी को खुद के नीचे दबता देखकर वाटर डीमन खुशी से चिल्लाया और पहले से भी अधिक जोरदार हमला करने लगा। सैनिकों का साहस उनका जनरल होता है। इसे देखकर हे ट्राइब आर्मी का मनोबल और ऊपर उठ गया, जबकि डिफेंस वॉल पर खड़े डोंगफांग अलायंस आर्मी के चेहरे पर शांत दबा हुआ सन्नाटा छा गया। मेन टेंट में बैठे हे लू लान जोर से हंस रहा था और उसने एक और रैंक 4 एक्सपर्ट को बैटल में भेज दिया। डोंगफांग यूलियांग ने भी अपने एक आदमी को उसे रोकने के लिए भेजा। लेकिन इन दोनों ज्यू मास्टर्स की लड़ाई डीमंस की लड़ाई जितनी उग्र नहीं थी। शोर शराबा भी कम था और बीच लड़ाई में वे बातचीत भी कर रहे थे, अपने पुरखों के समय की बातें और अलायंस मैरिज के बारे में चर्चा कर रहे थे। हे लू लान की मुस्कान गहरी होती जा रही थी, जबकि डोंगफांग यूलियांग का चेहरा और बिगड़ रहा था। डोंगफांग अलायंस आर्मी का मनोबल गिर चुका था।
सैनिकों में अपनापन खत्म हो गया था। अलायंस की सारी ताकतें अब किसी तरह इस मुश्किल स्थिति से निकलने का रास्ता ढूंढ रही थीं। हे ट्राइब आर्मी का मनोबल आसमान छू रहा था। सभी रैंक 4 एक्सपर्ट्स बैटल करने की अनुमति मांग रहे थे। हे लू लैन हंसता हुआ सबकी अनुमति देता जा रहा था। दोनों आर्मीज के सामने देखते ही देखते 12 बैटल रिंग्स बना दिए गए। मैं पैनपिंग हूं, कौन है जो मेरे साथ बैटल करेगा? पैनपिंग ने जोरदार आवाज में कहा। वो 13वें व्यक्ति के रूप में बैटलफील्ड में पहुंचा। हे लू लैन से अनुमति पाकर पूरी तरह फायर में भरा हुआ डोंगफांग यूलियांग खामोश था। अब तक उसके अधीन जितने रैंक 4 एक्सपर्ट्स थे लगभग सब मारे जा चुके थे। जो कुछ बचे थे वे भी वर्तमान और भविष्य की चिंता में डूबे हुए थे। वे पूरी ताकत नहीं लगा रहे थे बल्कि अपनी शक्ति छिपा रहे थे। हालांकि अलायंस के समय सभी लीडर्स और एक्सपर्ट्स ने पॉइजन बाउग्यू का इस्तेमाल करके वाव किया था, लेकिन उस वाव की शर्तें बहुत कठोर नहीं थीं। उसमें इतने लूपहोल्स थे कि लोग आसानी से फायदा उठा सकते थे। अलायंस लीडर होने के नाते वे बड़ी ट्राइब्स को अपने साथ कसकर बांधना चाहते थे, लेकिन बाकी सभी ताकतें भी बेवकूफ़ नहीं थीं। इसलिए पॉइजन वाव की ये सामग्री कई पीढ़ियों से चली आ रही थी, जिसे बहुत से कलेक्टिव अग्रीमेंट्स के बाद तय किया गया था। जब पैनपिंग ने बैटल की मांग की तो डोंगफांग यूलियांग को एहसास हुआ कि अब उसके पास भेजने के लिए कोई बचा ही नहीं है। उसने थोड़ी देर सोचा, फिर आदेश भेज दिया। क्या? डोंगफांग अलायंस लीडर मेरे पिता को बैटल करने का आदेश दे रहा है? डिफेंस वॉल्स के पीछे वाले कैंप में बैठे टैंगफैंग ने जब यह संदेश सुना तो उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसकी आंखों में मानो आग जल उठी। पहले वाली लड़ाई में अपने ट्राइब्समैन की रक्षा करने के लिए टैंग ट्राइब लीडर पर हे ट्राइब के 2 गू मास्टर्स ने अचानक हमला किया था, जिसके कारण वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तब से वे बिस्तर पर पड़े थे और अभी तक ठीक भी नहीं हुए थे। यह अलायंस लीडर का आदेश है, क्या तुम उसका पालन नहीं करोगे? मुझे पता है कि तुम्हारे ट्राइब लीडर घायल हैं, बिस्तर पर हैं, लेकिन और भी बहुत से ट्राइब लीडर्स घायल होकर लेटे हैं। फिर भी अलायंस लीडर का आदेश मिलते ही वे बैटल में शामिल हुए या नहीं? संदेश लाने वाला सख्त आवाज में बोला और उसने टैंगफैंग की ओर नफरत भरी निगाह से देखा। तुम? टैंगफैंग गुस्से से कांप उठा, चिल्लाया। वे सब चोट का नाटक कर रहे हैं। मेरे पिता सच में बुरी तरह घायल हैं। बस बेटा, काफी है। टैंग ट्राइब लीडर होने के नाते मुझे इस बैटल में जरूर जाना होगा। उसी समय बेहद पीले चेहरे के साथ टैंग ट्राइब लीडर खुद बाहर आ गए। HMPH, बस आदेश मानना चाहिए था। डोंगफैंग ट्राइब का मैसेंजर नाक सिकोड़ते हुए चला गया। लेकिन पिता, आपका शरीर? टैंगफैंग की चिंता टूट रही थी। कोई बात नहीं। टैंग ट्राइब लीडर ने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। मैंने इन दिनों काफी आराम किया है, ज्यादातर चोटें भर चुकी हैं। आज की लड़ाई शायद आखिरी हो। अगर मैं शामिल नहीं हुआ तो हमारी ट्राइब की बदनामी होगी और हमारी प्रतिष्ठा को भारी नुकसान पहुंचेगा। टैंगफैंग ने दांत भींचे। तो पिता, बहुत संभल कर रहिएगा। बहन भी अभी उनके साथ है, अगर मौका मिले तो। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, टैंग ट्राइब लीडर ने हल्की सी भौहें सिकोड़ते हुए कहा और टेंट से बाहर चले गए। वे डिफेंस वॉल्स पर पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात डोंगफांग यूलियांग से हुई और फिर वे बैटलफील्ड में उतर गए, पैनपिंग के साथ बैटल शुरू करते हुए। टैंगफैंग डिफेंस वॉल के किनारे खड़ा होकर अपने पिता को घूरता रहा। यंग ट्राइब लीडर, घबराइए मत। लॉर्ड ट्राइब लीडर के अंदर अभी भी थोड़ा सा पॉइजन है, लेकिन आज की लड़ाई अलग है। कोई भी पूरा जोर नहीं लगाएगा। टैंग ट्राइब के एक एल्डर ने उसे सांत्वना दी। टैंगफैंग की निगाहें अपने पिता और पैनपिंग पर थीं। दोनों बराबरी से लड़ रहे थे, दोनों पूरी ताकत नहीं लगा रहे थे। ये देखकर उसके दिल का डर धीरे धीरे खत्म होने लगा। इसी वक्त पैनपिंग जोर की दहाड़ के साथ आगे बढ़ा और कमर से अपनी टेढ़ी सिमटा निकाल ली। सबने बस एक चकाचौंध सफेद रोशनी को तेजी से कटती हुई देखा। अगले ही पल टैंग ट्राइब लीडर का सिर धड़ से अलग होकर गिर गया। पिता! टैंगफैंग कुछ पल तो स्तब्ध रह गया, फिर दर्द से चीख उठा। सब कुछ इतनी अचानक हुआ कि दोनों तरफ के लोग कुछ सांसों तक तो दंग रह गए। फिर चारों तरफ हलचल और चर्चा शुरू हो गई। टैंग ट्राइब लीडर टैंग यू को मैंने पैनपिंग ने ढेर कर दिया है। पैनपिंग की आंखों में खून की प्यास चमक रही थी। वो टैंग ट्राइब लीडर का सिर ऊपर उठाकर चिल्लाया। टैंगफैंग की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। ये क्या था? मैंने तो बस एक चमकती हुई लकीर देखी, बहुत तेज थी। कुछ समझ ही नहीं आया। पता नहीं पैनपिंग ने कौन सा गू या कौन सा किलर मूव इस्तेमाल किया। पैनपिंग ने अपने बराबर के एक बड़े एक्सपर्ट को मार गिराया था। उसकी शोहरत रातों रात बढ़ गई। यहां तक कि आराम कर रहा फैंग युआन भी हल्के से आंखें खोलकर उसे देखने लगा। नॉर्दर्न प्लेन्स बहुत विशाल था, युद्धों की भूमि। अनगिनत लड़ाइयों ने गिनती रहित एक्सपर्ट्स पैदा किए थे।
न जाने कितने गू मास्टर्स के पास ऐसे ट्रम्प कार्ड्स छुपे रहते थे जिनका किसी को भी पता नहीं चलता था। पैन पिंग भले ही रैंक 4 गू मास्टर था, पर इस दर्जे के गू मास्टर्स में वो कोई बहुत बड़ा नाम नहीं माना जाता था। लेकिन आज की ये लड़ाई लड़कर टैंग ट्राइब लीडर की लाश पर कदम रखते हुए वो अचानक चमक उठा और उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। पैन पिंग फूलों की तरह खिले चेहरे के साथ विजय का आनंद लेते हुए वापस लौटा। हे लू लैन जोर जोर से हंसते हुए बोला, इस बहादुरी के इनाम में इसे मेरा शराब का प्याला लाओ। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया और स्वादिष्ट शराब पैन पिंग को भेंट की। धन्यवाद लॉर्ड अलायंस लीडर इस इनाम के लिए। पैन पिंग मुख्य तंबू में खड़ा रहा, एक ही घूंट में पूरी शराब पी गया। उसके चेहरे पर उम्मीद की चमक थी और मन में जोश उमड़ रहा था। उसे ये जीयू बिल्कुल संयोग से मिला था। एक बार कुछ ट्राइब्स का छोटा सा मार्केट लगा हुआ था, वहां उसकी नजर इस सिमिटार पर पड़ी। उसे रूप रंग अच्छा लगा, बस शौक में खरीद लिया। लेकिन बाद में जब वो इसे हाथ में घुमाते हुए खेल रहा था, तभी उसे इसकी असली खासियत पता चली। सिमिटार की धार में एक बेहद ठंडा चमकीला प्रकाश था। वही प्रकाश असल में एक रहस्यमयी जीयू था। पैन पिंग ने बड़ी मेहनत के बाद उस गू को रिफाइन किया। उसे इसका नाम नहीं पता था, लेकिन इसने कई मजबूत दुश्मनों को उसकी एक ही वार में खत्म किया था। इसका हमला बेहद धारदार और घातक था। अब उसे इंपीरियल कोर्ट कॉन्टेस्ट से बहुत उम्मीदें थीं। असल में जब हे ट्राइब और डोंग फैंग की आर्मी के बीच पहली लड़ाई हुई थी, तभी उसने सबसे पहले मैदान में उतरने की अनुमति मांगी थी। उस समय वो इसी गू की मदद से किसी ताकतवर दुश्मन को काटकर अपना नाम चमकाना चाहता था। लेकिन तभी टांग मियाओ मिंग ने आवाज लगाकर वुल्फ किंग चांगशान यिन को चुनौती दे दी। यही बात उसके रास्ते में बाधा बन गई और उसके प्लान पर पानी फिर गया। सबसे बुरा यह हुआ कि फैंग युआन ने तो बिल्कुल ढर्रे पर चलना ही नहीं चाहा। उसने सीधे हमला कर दिया और सारी चैलेंज वाली प्रक्रिया को छोड़कर दोनों तरफ की आर्मीज को सीधी वॉर में धकेल दिया। पैन पिंग जिस मौके का इंतजार कर रहा था, वो ऐसे ही हाथ से निकल गया। बाद में और बैटल जरूर हुए, लेकिन वो माहौल पैन पिंग को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो तो एक अलग तरह का मौका चाहता था। लेकिन आज की बैटल तो एक जबरदस्त अवसर था। टैंग ट्राइब लीडर टैंग यू तो एक स्थापित और मशहूर कैरेक्टर था। इसे मार गिराने के बाद मेरी हैसियत तो ऊंची हो ही जाएगी और मैं हे ट्राइब का नंबर 1 जनरल कहलाऊंगा। वाटर डीमन हाओ जीलियू की शोहरत ज्यादा है, लेकिन उसने अभी तक विंड डीमन को नहीं हराया। और वुल्फ किंग चैंगशान यिन तो एनस्लेवमेंट पाथ का गू मास्टर है, उससे प्रतिस्पर्धा करने का तो कोई मतलब ही नहीं। पैन पिंग ने इधर उधर नजर घुमाई। उसे साफ महसूस हुआ कि सबकी निगाहें अब उसे नए अंदाज से देख रही हैं। उसके दिल में खुशी फिर से जोर से उमड़ आई। यही होता है टॉप डॉग बनने का एहसास। हे एक दिन मेरा नाम, मैं पैन पिंग का नाम पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स में गूंजेगा, उसने मन ही मन चिल्लाते हुए कहा। Near you blessed land. एक लंबा जेड की परतों जैसा चमकता हुआ रास्ता झील की सतह के ऊपर ऊपर जाता था और सीधा एक खूबसूरत पवेलियन तक ले जाता था। पवेलियन के बाहर हल्की बारिश और सूदिंग हवा चल रही थी। लेकिन बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग, यहां बारिश नीचे से ऊपर गिर रही थी। इसी वजह से इस जगह का नाम नी यू पड़ा था। फीमेल गू इमॉर्टल टानबी या के आने के बाद ब्लेस्ड लैंड में एक नया मेहमान पहुंचा। जूनियर हे बाई सीनियर डोंग फैंग को प्रणाम करता है। जो व्यक्ति आया था वो देखने में एक साधारण मध्यम उम्र का आदमी लगता था, लेकिन असल में वो रैंक 6 जू इमॉर्टल था। हमारी पिछली मुलाकात को 70 साल हो गए। उस समय तुम हे ट्राइब लीडर थे, इंपीरियल कोर्ट में कदम रखने से बस एक कदम दूर। हे बाई पत्थर की बेंच पर खड़े होकर हल्का सा झुक गया और बोला, मुझे शर्म आती है सीनियर, उस समय मेरी ट्राइब ने मुझे बहुत सहारा दिया था, लेकिन मैं सिर्फ एक चाल से हार गया और लियू ट्राइब जीतकर बाहर आई। है डोंग फन चांग फैन हंसते हुए बोले, हाँ, उस समय का लियू ट्राइब लीडर लियू यी फैंग। उसकी प्रतिभा अद्भुत थी। 100 साल में शायद ही ऐसा जीनियस पैदा होता है। सीनियर की स्मृति कमाल है। जूनियर आपकी बहुत प्रशंसा करता है। डोंग फैंग चंग फैन ने सिर हिलाया। हम विजडम पाथ के गू मास्टर्स हमेशा हर एक जानकारी इकट्ठा करते हैं ताकि सही डिडक्शन कर सकें। लियू यी फैंग की प्रतिभा भले ही शानदार थी, लेकिन जब वो गू इमॉर्टल रेल में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था तब असफल हो गया। उस पीढ़ी में आखिर तक जो खड़ा रहा वो तुम थे। लोग तुम्हें हे ट्राइब का रॉकमैन कहकर बुलाते हैं। सीनियर, आप बहुत बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हैं। जूनियर तो बस किस्मत से सफल हो गया। अपने को इतना मत कम समझो। ग्यू इमॉर्टल बनना आसमान छूने जैसा कठिन है। 10,000 रैंक 5 ग्यू मास्टर्स में से शायद एक भी सफल ना हो सके। हाँ, सच कहूं तो मैंने पिछले कई सालों में बहुत से जूनियर्स को देखा है और अब मेरी उम्मीदें इस बच्चे पर हैं। डोंग फैंग चांग फैन ने दाहिने हाथ की उंगली से इशारा किया और पत्थर की बेंच से रंग बिरंगा धुआं उठकर नॉर्दर्न प्लेन्स के बैटलफील्ड काउफू का लाइव दृश्य दिखाने लगा।
इसी समय दोनों ग्यू इमॉर्टल्स ने देखा कि पैन पिंग ने अपनी सिमिटार चमकाई और टैंग ट्राइब लीडर का सिर काट दिया। हे बाई की भौं सिकुड़ गई, उसने धीमी सांस ली। ये दिलचस्प है, अगर मैं गलत नहीं देख रहा तो ये सोल ब्लेड ग्यू है। सोल ब्लेड ग्यू एकदम अनोखा होता है, एक बार एक्टिवेट हो जाए तो अपने ही लेवल की कोई डिफेंस उसे रोक नहीं पाती। इसे ग्यू इमॉर्टल ब्लेड डीमन ने बनाया था। इसका रूप बहुत अजीब होता है, सिर्फ एक चमकती हुई ब्लेड लाइट, और इसे हमेशा किसी ब्लेड में ही रखना पड़ता है। ये जीव ब्लेड को ही खाता है और धीरे धीरे जिस ब्लेड में रहता है उसे छोटा करते करते पूरी तरह मिटा देता है। डोंगफैंग चांगफैन ने सिर हिलाया। हाँ, सोल ब्लेड गू ज्यादा से ज्यादा रैंक 6 तक पहुंच सकता है। ब्लेड डीमन ने रैंक 6 सोल ब्लेड ज्यू के दम पर अपनी जगह बनाई थी। कोई उसका सामना करने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन बाद में बटरफ्लाई सॉर्ड इमॉर्टल ने उसे हरा दिया। ब्लेड डीमन युद्ध में मारा गया और उसका ब्लेस्ड लैंड बटरफ्लाई सॉर्ड इमॉर्टल ने निगल लिया। सोल ब्लेड ज्यू की रेसिपी आगे नहीं बढ़ी, लेकिन आज भी मॉर्टल रेल्म में बहुत से सोल ब्लेड ज्यू मिल जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि ब्लेड डीमन ने कभी आम मॉर्टल बनकर दुनिया घूमी थी और तब उसने कई गिफ्ट्स बांटे थे। लगता है ये किस्मत वाला लड़का उसी समय ब्लेड डीमन से मिला हुआ एक गिफ्ट पा गया होगा। सीनियर सच में बहुत बुद्धिमान है, आज मैंने बहुत कुछ सीखा, हे बाई ने सम्मान से कहा। डोंगफैंग चांगफैन नॉर्दर्न प्लेन्स के मशहूर विजडम पाथ गू इमॉर्टल थे। उनकी पूरी जिंदगी में उनके बैटल परिणाम चमकते रहे। न जाने कितने गू इमॉर्टल्स उनकी स्कीम्स में फंसकर बर्बाद हुए। जब वो पैदा हुए, डोंगफैंग ट्राइब पहले ही डूबते सूरज की तरह कमजोर हो चुका था, लेकिन ज्यू इमॉर्टल बनने के बाद उन्होंने अकेले अपने दम पर ट्राइब को संभाला। दुश्मनों पर एक के बाद एक स्कीम्स चलाते रहे। उनके तरीके इतने तेज थे कि आखिरकार डोंगफैंग ट्राइब फिर से उठ खड़ा हुआ। वो रैंक 7 गू इमॉर्टल थे, नॉर्दर्न प्लेन्स में एक बहुत बड़ी शक्ति और डोंगफैंग ट्राइब के मुख्य सहारे। लेकिन अब उनकी लाइफ स्पैन आखिरी दौर में थी। वो अपनी इनहेरिटेंस छोड़ने को बेचैन थे। पहले उनके मानक बहुत ऊंचे थे, बहुत कम लोग उनकी उम्मीदों पर खरे उतरते थे। अब डोंगफैंग यू लियांग भले ही सभी कसौटियों पर पूरा न उतरता हो, लेकिन बाकी सब में वही सबसे अच्छा उम्मीदवार था। लाइफ स्पैन गू मिलना बेहद मुश्किल था, इवन डोंगफैंग ट्राइब जैसे सुपर ट्राइब को भी, जो नॉर्दर्न प्लेन्स की सबसे बड़ी शक्तियों में था। और हाँ, इसमें एक और वजह भी थी। राइचस पाथ गू इमॉर्टल्स आपस में मिलकर गुपचुप तरीके से लाइफ स्पैन गू को डोंगफैंग चांगफैन तक पहुंचने से रोकते थे। उसी तरह डेमोनिक गू इमॉर्टल्स भी, जिन्हें डोंगफैंग चांगफैन ने पहले स्कीम्स में फंसाया था, उन्हें दिल से नफरत करते थे। डोंगफैंग चांगफैन ने अपनी जिंदगी में बहुतों के खिलाफ स्कीम्स की थीं और अब आखिर में उन्हीं दुश्मनों ने मिलकर उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उन्हें इसका पूरा एहसास था। उन्होंने बहुत से ज्यू इमॉर्टल्स को नाराज किया था, यहां तक कि राइचस पाथ भी नहीं चाहता था कि वो और ज्यादा जिएं। हे बाई समझ गया कि ये मुलाकात डोंगफैंग चांगफैन से उसकी आखिरी मुलाकात होगी। नॉर्दर्न प्लेन्स के इस लेजेंडरी गू इमॉर्टल को वो फिर कभी नहीं देख पाएगा। पत्थर की बेंच पर उठती रेनबो स्मोक बैटलफील्ड की सिचुएशन बिल्कुल साफ दिखा रही थी, बिना किसी कमी के। डोंगफैंग आर्मी पहले ही पावर में कमजोर थी, ऊपर से टैंग ट्राइब लीडर को पैन पिंग ने मार डाला तो स्थिति और बिगड़ गई। आखिरकार डोंगफैंग यू लियांग ने हे लू लान को चुनौती दी और खुद बैटल में उतरा। वो अपनी खुद की स्ट्रेंथ से थोड़ी उम्मीद, थोड़ा मौका निकालना चाहता था, लेकिन अंत में वो जीत नहीं पाया उसका, और हे लू लैन का मुकाबला ड्रॉ में खत्म हुआ। रात उतरते ही हे लू लैन ने कलेक्टिव अटैक का आदेश दिया। रात में नाइट वुल्व्स की बैटल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। वुल्फ टाइड लहरों पर लहरों की तरह उमड़ी। फैंग युआन के मैनिपुलेशन में वुल्व्स ने डोंगफैंग आर्मी की आखिरी डिफेंस लाइन तोड़ दी। डोंगफैंग की आर्मी का मनोबल बहुत नीचे था, ऊपर से उनके सैनिकों में एकजुटता भी नहीं थी। हालांकि डोंगफैंग यू लियांग ने पहले से बहुत तैयारी कर रखी थी, फिर भी उनकी डिफेंस लाइन सिर्फ 7 मिनट में टूट गई और हे ट्राइब ने उसे पूरी तरह कब्जा कर लिया। लाचार होकर डोंगफैंग यू लियांग को आखिरकार सरेंडर करना ही पड़ा। यहीं पर हे ट्राइब और डोंगफैंग ट्राइब की ये बैटल खत्म हो गई और हे लू लान तथा डोंगफैंग यू लियांग के बीच की निजी दुश्मनी का भी अंत हो गया और ये जीत हे लू लान के हाथों में गई। डोंगफैंग चांगफैन इंद्रधनुषी धुएं को देखते हुए हल्के से मुस्कुराए और बोले, ये लड़का डोंगफैंग यू लियांग, सच कहूं तो इसकी कोई बड़ी कमी नहीं। बस एक ही बात, अपनी बहन की सुरक्षा को लेकर ये जरूरत से ज्यादा सोचता है। उसकी सुरक्षा के लिए उसने आर्मी के एक हिस्से को पीछे तैनात कर दिया। इसी वजह से डोंगफैंग आर्मी और भी कमजोर हो गई, वरना वे पहले से ही हे ट्राइब से कमजोर थे। अगर ऐसा ना होता तो पहली बैटल का नतीजा शायद कुछ और होता। हे, ये सब तुम्हें दिखाना थोड़ा शर्मनाक लग रहा है ही बाई। जब हे ट्राइब की आर्मी ने पूरी स्थिति पर काबू पा लिया तो वे कैंप के अंदर दाखिल हुए और कैदियों को संभालने लगे तथा बैटलफील्ड की सफाई शुरू की। हे बाई शांत आवाज में बोले, जीत हार तो बैटल का हिस्सा है।
अगर इस बार हार गए तो अगली बार मौका मिलेगा। मेरी नज़र से देखा जाए तो डोंगफांग यूलियांग पहले ही बहुत शानदार है। उसने अपनी ट्राइब की शक्ति को बहुत अच्छी तरह सुरक्षित रखा है, शायद जितना अच्छा मैं भी ना कर पाता। अपनी ट्राइब के लिए उसकी जो मोह और सुरक्षा की भावना है वो काबिले तारीफ है। डोंगफांग चांगफैन ने लंबी सांस ली और थोड़ा भावुक होकर बोले, हाँ बिल्कुल सही। मान लो कि बाकी ट्राइब के लोग मर भी जाएं, फिर भी हम सब एंसेस्टर जायंट सन के वंशज हैं। जब हमारे एंसेस्टर ने इंपीरियल कोड स्थापित किया था तब उनका उद्देश्य यही था, दूसरी ट्राइब्स को कमजोर करना और हमारे ब्लड लाइन की रक्षा करना। लेकिन अफसोस, इतना महान अस्तित्व जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल भी अपनी लाइफ स्पैन पूरी होने पर देह छोड़ गया। इस दुनिया में आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो सच में अमर और अटूट रह सके? हे बाई कुछ नहीं बोले, बस चुपचाप सुनते रहे। थोड़ी देर बाद डोंगफांग चांगफैन ने खुद को संभाला, हल्के से हंसते हुए हाथ आगे बढ़ाया और बोले, ठीक है, अब असली काम पर आते हैं। जी। हे बाई ने अपने स्टोरेज गू से एक लंबी लिस्ट निकाली और डोंगफांग चांगफैन को थमा दी। इस लिस्ट में बहुत बड़ा विवरण था, ढेरों रिसोर्सेज दर्ज थे। इंपीरियल कोर्ट कॉन्टेस्ट में डोंगफांग ट्राइब हार चुका था और हे ट्राइब के कादी बन गए थे। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के नियमों के अनुसार डोंगफांग ट्राइब एक निश्चित मात्रा में रिसोर्सेज देकर खुद को छुड़ा सकता था। डोंगफांग ट्राइब और हे ट्राइब दोनों ही सुपर ट्राइब्स थे जिनके पास एक से अधिक जू इमॉर्टल्स थे। इन दो विशाल शक्तियों के बीच की ये टक्कर, ये इंपीरियल कोर्ट कॉन्टेस्ट, असल में एक तरह का खेल मात्र था। सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था अन्य ट्राइब्स को कमजोर करना, अपनी ट्राइब को मजबूत बनाना और नए प्रतिभाशाली लोगों को चुनना। उत्तर के नॉर्दर्न प्लेन्स पर फैला ये पूरा विशाल खेल न तो डोंगफांग ट्राइब के गू इमॉर्टल्स ने बनाया था, न ही हे ट्राइब के। ये सब रचा था संसार के 10 सुप्रीम इनविंसिबल बीइंग्स में से एक जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने। डोंगफांग चांगफैन ने लिस्ट ली और धीरे धीरे उसे पढ़ना शुरू किया। इस लिस्ट में न सिर्फ बहुत बड़ी मात्रा में रिसोर्सेज थे, बल्कि कई तरह की चीजें शामिल थीं। कुछ ऐसे खास गू वर्म्स जो सिर्फ डोंगफांग ट्राइब में ही मिलते थे और कुछ नए तैयार किए हुए जू रेसिपीज भी थे। लेकिन डोंगफांग चांगफैन ने जरा सा भी गुस्सा या नाखुशी नहीं दिखाई। उन्होंने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, जीते हुए का हक ही चलता है। जब हम हार गए तो थोड़ा बहुत देने में क्या दिक्कत? ये तो बिल्कुल ठीक सौदा है। हारने वाले को कीमत चुकानी ही पड़ती थी। यह नियम जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने बनाया था। इतिहास में कुछ बार ऐसा हुआ था कि कुछ ट्राइब्स ने यह कीमत देने से इनकार कर दिया, लेकिन अंजाम एक ही निकला, वे पूरी तरह समाप्त कर दिए गए। अब समय ऐसा था कि कोई भी ट्राइब इस नियम को तोड़ने की हिम्मत नहीं करता था। ये नॉर्दर्न प्लेन्स की राइचस पाथ की परंपरा थी। अगर कोई ट्राइब इसका उल्लंघन करता तो बाकी सभी ट्राइब्स उसे अकेला छोड़कर दुश्मन मान लेती। इसी दौरान बैटलफील्ड के रात के आसमान में अचानक एक विशाल लाइट रिंग चमक उठी। कुछ ही पलों में वो लाइट रिंग स्थिर हुई और करीब 60 मीटर ऊंचा एक विशाल लाइट डोर बन गया। उसकी चमक हजारों अली तक फैल गई और जैसे ही द्वार खुला, एक जेड जैसी चमकदार लाइट रोड उसके आगे बन गई। उस लाइट डोर से एक यंग महिला गू मास्टर बाहर चली आई। उसके हाथ में एक टोकन था और सबकी निगाहों के बीच वो सीधे हे लू लैन के सामने उतरी। उसने ठंडी, भावहीन आवाज में कहा, मैं एनवॉय हूं। मैं डोंगफांग ट्राइब को वापस ले जाने आई हूं। वहीं खड़े खड़े दोनों के बीच पूरा काम पूरा हो गया। जब हे लू लैन ने बैटल रेपरेशन की जांच की तो उसके चेहरे की भौहें खुशी से उठ गईं। उसे तो जैसे खजाना मिल गया था। इतने संसाधनों से वो और ज्यादा जू मास्टर्स तैयार कर सकता था, और खासकर वे ट्राइब्स जो सरेंडर कर चुकी थीं, उन्हें अपने अंदर शामिल कर वो अपनी मिलिट्री शक्ति को कम से कम 50% तक बढ़ा सकता था। हम फिर मिलेंगे। नतीजा तय हो जाने पर डोंगफांग यूलियांग के मन में कोई पछतावा नहीं था। वो शांत मन से हे लू लैन को फेयरवेल कहकर अपनी ट्राइब को लेकर उस लाइट रोड पर चलता हुआ दूर में प्रवेश कर गया। क्योंकि उन्होंने बहुत सी ट्राइब्स को अपने अंदर समो लिया था, इसलिए डोंगफांग ट्राइब का आकार 30% तक बढ़ गया। लोगों की भीड़ में चर्चा होने लगी, वाह, हारे तो सही, पर फिर भी ब्लेस्ड लैंड के अंदर ब्लिजर्ड से बचकर रह सकते हैं। क्या कर लोगे? वे सुपर क्लैन हैं, गू इमॉर्टल्स उन्हें सुरक्षा देते हैं। चुप रहो और ध्यान लगाओ। हे ट्राइब में शामिल होने के बाद यह हमारे लिए बहुत बड़ा मोड़ है। अगर हम कुछ बैटल्स जीत लें तो हमारा सारा नुकसान पूरा हो सकता है, और अगर भाग्य अच्छा हुआ और इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड में घुसकर इनहेरिटेंसेस मिल गई तो हमारी किस्मत ही खुल जाएगी। लोग आसमान में बने उस लाइट रिंग को देखते हुए बातें कर रहे थे। फैंग युआन ये सब चुपचाप देख रहा था। ये 10 साल का ब्लिजर्ड पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स को अपनी चपेट में लेता था। कितने घर उजड़ जाते थे और कितने ही लोग बैटल की आग में तपकर ऊपर उठते थे। ये बड़े शिकारियों की लड़ाई थी, उनका अपना बनाया हुआ खेल। कुछ लोग इसमें डूबकर फेम का पीछा करते हैं,
कुछ इसमें टूट जाते हैं और रोते रहते हैं। लेकिन फैंग युआन वो इस पूरे बड़े खेल का हिस्सा होते हुए भी सबको ठंडी नजर से देखता और अपनी योजनाएं बनाता रहता। हे, जिंदगी ऐसी ही है। जंगल का नियम सचमुच कमाल का है। कैंप के अंदर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। एक चमकती लाल मेज पर किताबें एक ऊंचे ढेर की तरह रखी हुई थीं। कभी कभी खिड़की से हवा अंदर आती, साथ में घास की खुशबू भी ले आती और ऊपर रखे कागजों के कुछ पन्नों को हौले से पलट देती। बाहर मौसम बिल्कुल धूप भरा और साफ था। दूर कहीं बैटल हॉर्सेस या हम्प वुल्व्स की आवाजें कभी कभी सुनाई देती थीं। लेकिन ये सब मिलकर कैंप के अंदर के सन्नाटे को और भी गहरा बना देता था। मा ट्राइब का यंग ट्राइब लीडर मा यिंगजी अपने गद्दे पर बैठा था। वो सिर झुकाकर अपने पिता की अलायंस आर्मी के प्रशासनिक कामों में मदद कर रहा था। एमे ट्राइब ने जब स्नीक अटैक करके फे ट्राइब का पूरी तरह सफाया कर दिया था, तब से हीरोज असेंबली में उनका सबसे बड़ा रोड़ा हट चुका था। उसके बाद टियानचुआन हीरोज असेंबली में मा ट्राइब ने चेंग ट्राइब को दबाकर अलायंस लीडर की जगह हासिल कर ली। पॉइजन वाव लेने के बाद एमे ट्राइब की सेना बढ़कर 6 लाख तक पहुंच गई और उनकी ताकत चरम पर थी। इसके बाद एमा ट्राइब पश्चिम की ओर बढ़ा और टियानचुआन से दक्षिण पश्चिम की तरफ निकल गया। रास्ते में जहां भी बीस्ट ग्रुप्स या जिद्दी ताकतें मिली, उन पर लड़ाइयां करके उन्होंने अपनी सेना को लगातार मजबूत किया। लगातार लड़ाइयों और हारी हुई ट्राइब्स को अपने में शामिल करते हुए वे और भी बड़े हुए और उनकी मोराल आसमान छूने लगी। अब एमे ट्राइब मिरर लेक पर पहुंच चुका था और वहां उन्हें अपना बराबरी का प्रतिद्वंद्वी मिला सोंग ट्राइब की अलायंस आर्मी। फिलहाल एमे ट्राइब अपनी पहली डिफेंस लाइन तैयार कर रहा था। रिपोर्ट। उसी समय तंबू के बाहर से एक इन्वेस्टिगेटिव गू मास्टर ने आवाज लगाई। मा यिंगजी की आंखों में चमक आ गई। उसे समझ आ गया कि जरूर कोई महत्वपूर्ण मिलिट्री इंफॉर्मेशन मिली है। उसने दस्तावेज नीचे रखकर आवाज दी, अंदर आओ। थका हारा इन्वेस्टिगेटिव गू मास्टर जैसे ही अंदर आने लगा, बाहर खड़े पहरेदार ने उसे रोक दिया। नियम पता है ना? जूते बदलो, अंदर की दरी गंदी मत करना। इन्वेस्टिगेटिव गू मास्टर ने तुरंत माफी मांगी, जूते बदले और फिर तंबू में दाखिल हुआ। मा यिंगजी को देखते ही वो एक घुटने पर बैठ गया। आपका सेवक यंग ट्राइब लीडर को प्रणाम करता है। मैंने यूटीएन से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लाई है। उसने पूरी घटना का सार सुनाया। मा यिंगजी ने बीच बीच में कुछ सवाल किए। लगभग 15 मिनट बाद वो बाहर चला गया। हे ट्राइब ने डोंगफैंग ट्राइब को हरा दिया। ये उनका पहला बेहद महत्वपूर्ण विजय है। ये सुनकर मा यिंगजी का मन थोड़ा भारी हो गया। इंपीरियल कोर्ट कॉन्टेस्ट कई बार हो चुका था और उसके स्तर का व्यक्ति इस खेल के सारे नियम अच्छी तरह समझता था। उसे पता था कि जीत की कीमत क्या होती है। हे ट्राइब ने जब डोंगफैंग ट्राइब को हराया तो उन्हें भारी मुआवजा मिलेगा। इस मुआवजे में डोंगफैंग ट्राइब की नई गू रेसिपीज भी होंगी और बैटल रिसोर्सेज का एक समुद्र भी मिलेगा। अगर हे ट्राइब इन संसाधनों का सही इस्तेमाल करे और कैदियों को भी अपना ले तो उनकी आर्मी की कॉम्बैट स्ट्रेंथ 5 गुना तक बढ़ सकती है। इतने सारे पुराने इंपीरियल कोर्ट कॉन्टेस्ट्स में पहला बैटल हमेशा सबसे ज्यादा अहम होता है। पहली लड़ाई जिसे मिल जाए वो ही असली नींव पकड़ लेता है। जो पहले राउंड में हार जाते हैं वे लगभग हमेशा बाहर हो जाते हैं। बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो बाद में स्थिति पलट पाएं। हे ट्राइब अपना पहला बैटल जीत चुका है और हम मा ट्राइब और सोंग ट्राइब अभी भी बराबरी पर अटके हुए हैं। इतना कहते कहते फेकाई धीरे धीरे तंबू के मुहाने तक आया, जैसे कोई आवाज भी न हो जाए। 2 गार्डिंग जू मास्टर्स ने उसे बस एक नजर देखा और फिर ध्यान कहीं और कर लिया। फे ट्राइब के पूरी तरह नष्ट हो जाने के बाद फेकाई जैसा साधारण सा लड़का मा यिंगजी की नजर में आया और किस्मत से उसे उनका पर्सनल सर्वेंट बना लिया गया। इस वजह से वो अपने कबीले वालों की तरह भयानक अंजाम से बच गया। उसका रोज का काम तंबू के बाहर रखे जूतों को संभालना था। मा यिंगजी को साफ सफाई का बहुत शौक था। उनके तंबू में जो भी मेहमान आता उसे पहले जूते बदलने पड़ते ताकि उनकी सुंदर और साफ सुथरी दरी गंदी न हो। हर मेहमान के इस्तेमाल करने के बाद फेकाई उन जूतों को धोकर वापस रखता था। लेकिन इस बार मामला अलग था। फेकाई ने इन्वेस्टिगेटिव गू मास्टर के पहने हुए जूते हाथ में लिए और कुछ पल झिझका, फिर दूसरी जोड़ी जूते उसने धीरे से अपनी छाती के पास छिपा ली। उसकी इस छोटी सी हरकत पर किसी का ध्यान नहीं गया। वो आराम से वहां से निकल गया और करीब 10 तंबुओं के बाद वो पानी के तालाब तक पहुंच गया। वो तालाब के किनारे बैठ गया और जूतों को धोने लगा। वो इतना ध्यान से काम कर रहा था कि उसे ये तक पता नहीं चला कि उसके पीछे कोई खड़ा है। अरे ओ बड़े भोले, जूते धोने में इतनी मेहनत क्यों लगा रहा है? एक छोटी सी हथेली ने उसके कंधे पर जोर से थपकी दी। फेकाई चौंक कर पीछे मुड़ा। वहां एक लड़की खड़ी थी जिसकी त्वचा गुलाबी थी, चेहरा किसी जेड जैसा चमकता हुआ और आंखें बिल्कुल साफ सुथरी क्रिस्टल जैसी। वह थी जाओ लियन यून।
जाओ लियन यून ने अपनी डैश टाइगर वुल्फ शीप वाली एनालॉजी से जाओ ट्राइब लीडर को राजी किया था कि वे लोग निकलें, और कई मुश्किलों के बाद वे एमए ट्राइब कैंप तक बिना नुकसान पहुंचे। वहां पहुंचते ही एमए ट्राइब लीडर ने उनका स्वागत किया। जाओ ट्राइब एमा ट्राइब की आर्मी में शामिल हो गया और एमा ट्राइब हायरअप्स ने उन्हें बहुत सम्मान और गर्मजोशी से जगह दी। अरे आप हो लेडी शाओयुन। जाओ लियन यून को देखते ही फेक आई के चेहरे पर मासूम सी मुस्कान आ गई। उसके पिता की मौत के बाद वो गहरे दुख में खो गया था। संयोग से वो माँ यिंगजी का पर्सनल सर्वेंट बन गया, पर पुराने सर्वेंट्स ने उसे अपनाया नहीं, इसलिए उसके पास कोई दोस्त नहीं था। जाओ लियन यून कई बार उसे चिढ़ाती थी, लेकिन फेक आई उसे ही अपना एकमात्र दोस्त मानता था, इसलिए उसे देखते ही उसका दिल खुश हो गया। लेडी शाओयुन, मेरे पास आपके लिए कुछ है। फेक आई ने अपनी आवाज़ धीमी कर ली और सिर आगे झुकाकर उसके कान के पास ले जाने लगा। जाओ लियन यून ने उसका सिर दूर धकेल दिया और नाराज सी बोली, अरे ओ मंदबुद्धि, इतनी नज़दीक मत आया करो। क्या तुम्हें पता नहीं कि लड़का लड़की के बीच थोड़ी दूरी होनी चाहिए? फेक आई को जैसे ही धक्का लगा वो लगभग पानी में ही गिर गया, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की। उसने चोरी चोरी अपनी कमीज खींचकर अंदर छिपाए हुए जूते बाहर निकाले और ऐसे पूछा जैसे उससे तारीफ की उम्मीद हो, देखो ये क्या है? जाओ लियन यून ने उसे घृणा भरी नज़र से देखा। जूते की एक बदबूदार जोड़ी। साफ दिख रहा है कि ये पहले पहने जा चुके हैं। ओ ब्लॉकहेड, तुम कितने बेवकूफ़ हो, मुझे ऐसी चीज़ दे रहे हो। ये तो मुझे फिट भी नहीं आते और मैं ऐसे बदबूदार जूते पहनूंगी भी नहीं। फेक आई ने कहा, लेडी शाओयुन, आपने तो कहा था कि आपके पास प्राइमीवल स्टोन्स कम हैं। ये जूते बहुत सुंदर और फाइन हैं, हम इन्हें ब्लैक मार्केट में बेचकर प्राइमीवल स्टोन्स ले सकते हैं। ये सुनकर जाओ लियन यून ने भौहें उठाईं और फेक आई को नए नजरिए से देखा। अरे वाह ब्लॉकहेड, तुमने तो अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर पब्लिक प्रॉपर्टी स्मगल करने की सोच ली। कमाल है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना सोच सकते हो। लेकिन ये जूते कितने में बिकेंगे? मेरी रोज की पॉकेट मनी ही इन जूतों से 10 गुना ज्यादा है। मैं इरादा समझती हूं, लेकिन तुम ही इन्हें बेच देना। अपने फटे पुराने गंदे कपड़े बदल लेना। फेक आई ने अपनी नाक खुजाई और सिर हिलाकर बोला, नहीं, इसकी जरूरत नहीं। मेरे कपड़े अभी भी चल रहे हैं। सच कहूं तो यह आइडिया मेरा नहीं है। पुराने सर्वेंट्स हमेशा ऐसा ही करते हैं, क्योंकि बहुत सारे जू मास्टर्स आते जाते हैं और यंग ट्राइब लीडर को साफ सफाई इतनी पसंद है कि वे एक तय समय के बाद सारे जूते बदलवा देते हैं। जाओ लियन यून ने सिर हिलाकर हामी भरी। सांप चूहे की भी अपनी दुनिया होती है। सर्वेंट्स की हैसियत भले ही छोटी हो, पर उनका अपना तरीका होता है जीने का। खासकर फेक आई जैसा लड़का, भले वो सर्वेंट हो और उसकी आज़ादी छिन गई हो, लेकिन वो माँ यिंगजी के काफ़ी करीब था और अक्सर एमे ट्राइब हायरअप्स की जानकारी सबसे पहले उसी के पास पहुंचती थी। जाओ ट्राइब जब मा ट्राइब की आर्मी में शामिल हुआ था, तभी से जाओ लियन यून जानबूझकर फेक आई के करीब आई थी ताकि वो इंटेल जुटा सके। इसी वक्त अचानक हलचल की आवाज उठी। फेक आई कहाँ है? बाहर आ तुरंत। फेक आई, अब तू गया। तूने यंग ट्राइब लीडर के जूते उठाने की हिम्मत कैसे की? यंग ट्राइब लीडर कैंप में घूमने निकले तो देखा कि उनके जूते गायब हैं। फेक आई, तू बहुत बढ़ गया है, ये माफ करने लायक गलती नहीं। एक झुंड पुराने सर्वेंट्स तंबू के दरवाजे से अकड़ते हुए निकले और इधर उधर फेक आई को ढूंढने लगे। फेक आई का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। ओ नहीं, मुझे पकड़ लिया गया। लेडी शाओयुन, आप जल्दी चली जाइए, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको इसमें नहीं फंसा सकता। मैं यंग ट्राइब लीडर से जाकर माफी मांग लेता हूं। माफी वाफी के चक्कर में मत पड़। जाओ लियन यून झल्लाकर चिल्लाई। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। तू बेवकूफ, तुझे जाल में फंसा दिया गया है और तुझे खबर भी नहीं। जल्दी मेरे पीछे आ और भाग। आह! फेक आई कुछ समझ ही नहीं पाया, लेकिन जाओ लियन यून ने उसका हाथ पकड़ लिया और दोनों एक संकरे रास्ते में घुस गए। गड़बड़ हो गई, ये रास्ता भी बंद कर दिया है। जाओ लियन यून अपनी जगह की पहचान पर भरोसा करते हुए फेक आई को इधर उधर घुमाती रही। उसने 4 निकलने के रास्ते देखे, लेकिन 3 पहले से ही बंद थे। लेडी शाओयुन, आप जल्दी जाइए वरना देर हो जाएगी। बार बार घूमने से फेक आई का सिर चकरा गया। उसे दिशा का अंदाजा भी नहीं रहा था। वो परेशान था, क्योंकि वो अपनी इकलौती दोस्त को मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। जाओ लियन यून गुस्से में पैर पटकते हुए मन ही मन चिल्लाई, क्या मुझे बड़ी मुश्किल से एक इनसाइडर मिला था जो मुझे जानकारी दे सके? आजकल कहाँ मिलते हैं फेक आई जैसे भोल भाले लोग। ये पुराने सर्वेंट्स तो पूरे चालाक सांप हैं। थोड़ा सा इंटेल चाहिए तो पैसे मांगते हैं और ऊपर से आधी अधूरी बात बताते हैं। इस नए फेक आई से जलते हैं, इसलिए उसे हटाना चाहते हैं। आखिर जहां इंसान होते हैं वहां टकराव और चालें तो होती ही हैं। नहीं, मैं ऐसे चुप नहीं बैठूंगी। मेरे इन्फॉर्मेंट को नुकसान पहुंचाना चाहते हो तो ये तुम्हारी भूल है।
जाओ लियन यून की आंखों में चिंता और दृढ़ता दोनों थे। वो किसी तरह उपाय सोचने में लगी हुई थी। तभी पुराने सर्वेंट्स की आवाजें नजदीक आने लगीं। यहां नहीं है, मैंने पानी के तालाब तक देख लिया, वहां भी नहीं मिला। क्या वो निकल गया? असंभव, हम उसके पीछे थे, निश्चित है कि वो इसी तरफ आया है। उधर नहीं देखा है, चलो। पैरों की आहट सुनकर जाओ लियन यून के दिमाग में अचानक एक उपाय चमका। अरे बिग डमी, आज तेरी किस्मत अच्छी है, मैंने बाजार से अभी अभी ये सिल्क खरीदी है। जाओ लियन यून ने अपने जेब से हाई ग्रेड सिल्क निकाली। ये सिल्क वो अपने कपड़े सिलवाने के लिए लाई थी। बिग डमी, मेरे कहे अनुसार करना, ये तेरे लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। उसने सिल्क फेकाई के हाथ में थमा दी। आह! फेकाई हैरान रह गया। तब जाओ लियन यून ने फटाफट पूरी योजना समझा दी। कुछ ही सांसों के समय में फेकाई बाहर निकल आया और सर्वेंट्स ने उसे देख लिया। वे खुश होकर उसके चारों तरफ खड़े हो गए। तभी फेकाई ने अपने मुक्के कसकर पागलों की तरह उनकी धुनाई शुरू कर दी। ये क्या? विद्रोह कर रहा है। ये कुत्ता स्लेव हम जैसे सीनियर्स पर हाथ उठाने की हिम्मत कर रहा है। फेकाई, तू तो बुरी तरह फंस गया। यंग ट्राइब लीडर तुझे ढूंढ रहे हैं। हम तुझे पकड़ने आए थे और तू उल्टा हमें मार रहा है। फेकाई गर्जा, यंग ट्राइब लीडर मुझे बुला रहे हैं, मैं खुद जाऊंगा। तुम जैसे नीच लोग मुझे हाथ मत लगाना, अपनी गंदी हाथों से दूर रहो। तो गाइज, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको कहानी पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हाँ, सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ मैक्स मांगा एक्सप्लेन से, बेल आइकन भी ऑन कर लेना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। कल फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।